हेडलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया भर के विषयों और खबरों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं हूं किरण। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में आजकल चल रहा है। हाँ, अपना खुद का काम शुरू करना। बिल्कुल, चाहे वो साइड में कुछ छोटा सा हो, मतलब साइड हसल, या फिर एक पूरा बिजनेस खड़ा करना हो, या फिर वो जो आजकल गिग इकोनॉमी चल रही है उसमें अपनी जगह बनाना। हाँ, उसी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि इसके लिए क्या प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ते हैं, सोच में क्या बदलाव लाने होते हैं। और उन लोगों से क्या सीखा जा सकता है जिन्होंने ये रास्ता अपनाया है। हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज भी हैं इस पर। हाँ, कुछ अनुभवी लोगों के लेख हैं, केस स्टडीज हैं और कुछ वीडियोस भी हैं जिनमें सीधी सलाह दी गई है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इन सब में से जो काम की बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना रास्ता बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। अक्सर लोग जब सोचते हैं ना कि अपना काम शुरू करें तो एक बहुत कॉमन गलती कर बैठते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। क्या? वो द कंपनीज एक्सपर्ट के टिम रिचर्ड बताते हैं कि लोग सीधा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में लग जाते हैं, ये सोचते नहीं कि भाई कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। अच्छा, मतलब आइडिया आया और बनाना शुरू। हाँ, फिर ध्यान जाता है फैंसी वेबसाइट पर, कंपनी रजिस्टर करने पर, वो LLC वगैरह, या कोई पेटेंट लेना है तो उस पर। और ग्राहक एक भी नहीं। नतीजा क्या होता है? समय गया, पैसा गया। ये तो गड़बड़ है। वही तो, जैसे बारात तैयार खड़ी है पर दूल्हे का ही पता नहीं। यहीं पर हाँ, वो मार्केट वैलिडेशन वाली बात आती है। मतलब बाजार से अपने आइडिया को कंफर्म कराना। हाँ, मार्केट वैलिडेशन, ये सबसे जरूरी स्टेप है शायद। बिल्कुल, पहला भी और सबसे जरूरी भी। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कितना शानदार है, बात ये है कि क्या लोगों को वाकई उसकी जरूरत है, क्या डिमांड है। सही कहा, बिना डिमांड के तो फिर वो बस एक अच्छी चीज बनकर रह जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर ये वैलिडेशन करें कैसे? क्या इसके लिए कोई महंगा प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं। द कंपनीज एक्सपर्ट और एपसूमो वाले वीडियो में निविल मेधोरा यही बताते हैं। आप बस एक प्रस्ताव यानी प्रोपोजिशन बनाकर शुरू कर सकते हैं। प्रस्ताव मतलब कोई भारी भरकम चीज नहीं। एक सिंपल सा वेब पेज बना दिया, या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया। अच्छा। या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कैलेंडरी जैसा कोई लिंक दे दिया। और फिर देखना है कि क्या अजनबी लोग, हाँ ये जरूरी है, अजनबी दोस्त या परिवार वाले तो शायद हाँ कह ही दें। बिल्कुल, क्या अजनबी लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या वो प्री ऑर्डर करने को तैयार है, या कम से कम अपनी ईमेल आईडी या फोन नंबर देने को? हाँ, ये एपसूमो वाला उदाहरण तो काफी दिलचस्प है। निविल मेधोरा ने सिर्फ ईमेल के शब्द बदले थे, है ना? कॉपी राइटिंग। हाँ, सिर्फ कॉपी बदली और कहते मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया। कमाल है। तो इससे यही पता चलता है कि शुरू में परफेक्ट प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि लोगों को चाहिए क्या, और अपनी बात उन तक सही तरीके से कैसे पहुंचानी है। मतलब शुरू में पैसा शायद कम लगे पर दिमाग और मेहनत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, द कंपनीज एक्सपर्ट भी यही कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस सीखने का है। ग्राहक क्या चाहता है, उसकी असल जरूरत क्या है। वो मार्केटिंग वाले 3 सवाल यहाँ बहुत काम आते हैं। पहला, आपका ग्राहक कौन है? ठीक है। दूसरा, आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? और तीसरा, आपका क्या संदेश होगा जो उन्हें आपकी तरफ खींचेगा? तो असली यात्रा ग्राहक को समझने की है, प्रोडक्ट बनाने की बाद में। बिल्कुल, पहले ग्राहक फिर प्रोडक्ट। ग्राहक को समझने के अलावा एक और चीज है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, वो है माइंडसेट, सही सोच। हाँ, साइड हसल प्रो पॉडकास्ट में इसी पर बहुत जोर दिया गया है। सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो अंदर का विश्वास। बिल्कुल, और कई बार डर होते हैं ना मन में। हाँ, जैसे वो एक आम डर है, अरे अगर मेरी कंपनी को पता चल गया कि मैं साइड में कुछ और कर रहा हूँ तो। हाँ, या लोग क्या कहेंगे, इन डरों को पीछे हटाना पड़ता है। और असफलता, अगर पहली कोशिश कामयाब न हुई तो उसे असफलता की तरह देखना ही नहीं है। निविल मेधोरा कहते हैं उसे एक एक्सपेरिमेंट समझो। एक्सपेरिमेंट? हाँ, आपने कुछ ट्राई किया, काम नहीं किया, ठीक है, इससे कुछ सीखा। जैसा द कंपनीज एक्सपर्ट कहते हैं, कुंजी है इटरेशन, मतलब छोटी छोटी गलतियों से सीखकर सुधार करते जाना। और ये नहीं कि एक बार फेल हुए और सब छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कोशिश जो काम नहीं करती वो आपको बताती है कि क्या नहीं करना है, या शायद किस अलग तरीके से करना है। ये बात मुझे सही लगी कि परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। टिम रिचर्ड भी तो यही कहते हैं, बस शुरू करो। हाँ, उनका वो अप्रेंटिस वाला उदाहरण बढ़िया था। हाँ, कि कैसे एक हाथ का काम करने वाले ने बस एक फेसबुक पोस्ट डाली, दाम कम रखे और काम शुरू कर दिया। कोई बड़ी दुकान या भारी विज्ञापन नहीं, और काम चल निकला क्योंकि उसने शुरुआत की, मोमेंटम बना। रिचर्ड ये भी कहते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा करो,
मतलब एक्शन लो, लेकिन ऐसे हिस्से में जिसे आप संभाल सको रोज। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स। हाँ, और एक और बात वो कहते हैं, शुरू में किसी खास निश पर फोकस करो। निश मतलब कोई खास एरिया। हाँ, जैसे बजाय ये कहने कि मैं हर तरह की क्लीनिंग सर्विस दूंगा, आप कहें कि मैं सिर्फ एयरबीएनबी घरों की सफाई करूंगा या सिर्फ एक खास शहर में। इससे क्या फायदा? इससे आपको अपने टारगेट ग्राहक तक पहुंचना आसान हो जाता है, उनसे जुड़ना, अपनी पहचान बनाना। बाद में आप फैल सकते हैं, लेकिन शुरू में फोकस रखना बेहतर है। अभी आपने वो नेविल मेधोरा के ईमेल कॉपी बदलने का जिक्र किया था। ये कॉपी राइटिंग मतलब शब्दों का खेल इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। एप्सुमो वीडियो में नेविल समझाते हैं कि कॉपी राइटिंग सिर्फ अच्छे शब्द लिखना नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बारे में है कि आप अपने ग्राहक को अपनी चीज की वैल्यू, उसका फायदा कैसे समझाते हैं। आप ये कैसे बताते हैं कि आपकी पेशकश उनकी कौन सी जरूरत पूरी करेगी या कौन सी मुश्किल हल करेगी। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन। बिल्कुल, सही तरीके से कम्युनिकेट करना। उनके उदाहरण दिखाते हैं कि सिर्फ हेडलाइन बदल दी या ऑफर लिखने का तरीका बदल दिया या कॉल टू एक्शन बदल दिया और बिक्री बढ़ गई। कमाल है, ये तो सीधे सीधे मनोविज्ञान से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये समझने की कला है कि लोग क्यों खरीदते हैं, उन्हें क्या चीज प्रेरित करती है। तो ये स्किल सीखी जा सकती है? मतलब क्या कोई भी इसे सीख सकता है? हाँ, अच्छी बात यही है। नेविल मेधुरा कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला है मेंटल एड रीराइटिंग। मेंटल एड रीराइटिंग, ये क्या है? मतलब आप रोज विज्ञापन देखते हैं ना, टीवी पर, ऑनलाइन, होर्डिंग पर। बस उन्हें देखकर सोचिए ये क्यों काम कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, एनालिसिस। हाँ, मनी मन। हाँ, इसमें क्या अच्छा है और इसे बेहतर कैसे बना सकते थे। जैसे वो फॉक्सवैगन का पुराना लेमन वाला एड था, क्यों चला वो? हाँ, सुना है उसके बारे में, ईमानदारी थी उसमें। बिल्कुल, तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं। दिलचस्प है। और दूसरा तरीका? दूसरा है स्वाइप फाइल बनाना। स्वाइप फाइल मतलब? आपकी अपनी कलेक्शन, अच्छे विज्ञापनों की, अच्छी ईमेल कॉपी की, अच्छे सेल्स पेज की, बुरे उदाहरण भी रख सकते हैं सीखने के लिए। कैसे बनाएं इसे? अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोन में या गूगल कीप जैसा कोई नोट ऐप इस्तेमाल कर लीजिए। जब भी आपको कुछ लिखना हो और समझ ना आ रहा हो तो अपनी स्वाइप फाइल देख लीजिए, आइडिया मिल जाते हैं। ये तो बढ़िया टिप है। और तीसरा? तीसरा थोड़ा मेहनत वाला है पर बहुत असरदार, कॉपी वर्क। कॉपी वर्क मतलब नकल करना? हाँ, एक तरह से आप पुराने बहुत सफल विज्ञापनों को, जैसे डेविड ऑगिलवी के लिखे हुए, अपने हाथ से शब्द ब शब्द लिखते हैं। हाथ से, टाइप नहीं। हाथ से लिखने से आप वाक्य कैसे बने हैं, शब्द कौन से चुने गए हैं, टोन कैसी है, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कोई गिटार सीखने वाला दूसरों के गाने बजाकर सीखता है। नेविल कहते हैं कि अक्सर सिर्फ 3 अच्छे पीस कॉपी करने से ही आपको इसका बेसिक फंडा समझ आने लगता है। आजकल आप भी कैनवा में अच्छे चार्ट या विजुअल को दोबारा बनाकर भी कर सकते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है। क्या नेविल कुछ किताबें भी रेकमेंड करते हैं? हाँ, 3 किताबों का जिक्र करते हैं वो। एक तो डेविड ऑगिलवी की ऑगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, ये इंस्पिरेशन के लिए और अलग-अलग एंगल समझने के लिए अच्छी है। ठीक है। दूसरी एडवीक कॉपीराइटिंग हैंडबुक, इसमें वो मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स समझाए गए हैं जो बिक्री में मदद करते हैं, जैसे अपनेपन का एहसास कराना या किसी चीज की कमी दिखाना। साइकोलॉजी वाली बात। अब्राहम की गेटिंग एवरीथिंग यू कैन आउट ऑफ ऑल यू गॉट, इसमें बिजनेस और मार्केटिंग के काफी आइडियाज हैं। अच्छा, तो मान लीजिए मार्केट वैलिडेशन हो गया, पता चल गया कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं। अब असली काम शुरू। हाँ, अब आता है ऑपरेशंस का स्टेज। द कंपनीज एक्सपर्ट कहते हैं अब टाइम है वादा पूरा करने का। मतलब डिलीवरी? हाँ, अगर प्री ऑर्डर लिए थे तो प्रोडक्ट बनाकर भेजो, सर्विस देनी थी तो वो देना शुरू करो, चीजों को असल में बनाना, चलाना। जिन लोगों का टेक बैकग्राउंड होता है उनके लिए ये शायद आसान होता होगा। हाँ, अक्सर, क्योंकि वो बनाने में माहिर होते हैं, उन्हें प्रोसेस पता होता है। लेकिन सिर्फ बनाना काफी नहीं है अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, स्केल करना है तो। बिल्कुल नहीं। यहीं पर टिम रिचर्ड की बात आती है, एक रेप्लिकेबल सिस्टम की जरूरत। मतलब एक ऐसा तरीका जिसे आप बार बार दोहरा सकें। किस लिए? लगातार नए ग्राहक लाने के लिए, वो भी मुनाफे के साथ। जैसे आपने पता लगाया कि एक खास एरिया में गूगल एड्स चलाने से ग्राहक मिलते हैं, तो आप उसी तरीके को और बड़े स्केल पर या दूसरे शहरों में दोहरा सकते हैं। एक कामयाब फॉर्मूला ढूंढना और फिर उसे कॉपी करना। सही कहा। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है जिस पर टिम रिचर्ड और हसल निंजास दोनों सहमत हैं। क्या?
कि अकेले सब कुछ करना और बिजनेस को बड़ा करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। हाँ, ये तो है। एक इंसान कितना करेगा? आपको काम सौंपना सीखना होगा, डेलीगेट करना, टीम बनानी होगी। शुरू में भले ही पार्ट टाइम लोग हों या कॉन्ट्रैक्ट पर। टिम रिचर्ड ने वो कबाड़ हटाने वाले बिजनेस का उदाहरण दिया था ना? हाँ, वो बिजनेस तेजी से तभी बढ़ा जब मालिक ने खुद कबाड़ उठाना छोड़ा। और क्या किया? उसने लोग रखे काम करने के लिए और खुद का पूरा ध्यान लगाया नए ग्राहक ढूंढने पर, मार्केटिंग पर, सेल्स पर। नेविल मेदोरा को ही देख लें, उनकी भी तो कई इनकम स्ट्रीम्स हैं। इक्विटी, ये सब अकेले कैसे संभालते वो? मतलब टीम जरूरी है। और इसी से जुड़ा है शायद वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात, मतलब सारे अंडे एक टोकरी में ना रखना। हाँ, टिम रिचर्ड्स इस पर बहुत जोर देते हैं। वो अमेज़न FBA वालों के उदाहरण देते हैं। FBA मतलब फुलफिल्ड बाय अमेज़न। हाँ, जिन्होंने अपना पूरा बिजनेस ही अमेज़न पर टिका दिया था, फिर अमेज़न ने कोई रूल बदला और बिजनेस ठप। रातों रात। या वो लोग जिनकी सारी कमाई एक अफिलिएट वेबसाइट से थी, गूगल ने एल्गोरिदम बदला, साइट की रैंकिंग गई, कमाई खत्म। ओह, ये तो बड़ा रिस्क है। इसीलिए अपने ग्राहक अलग अलग जगह से लाएं, कमाई के सोर्स भी अलग अलग हों, एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे खुले रहें। ये सब सुनने में लगता तो है कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम तो लगता होगा। मतलब ये कोई रातों रात होने वाली चीज तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर थोड़ी रियलिटी चेक की जरूरत है। इसमें टाइम लगता है। हसल निंजास पॉडकास्ट में वो 18-20% रूल की बात करते हैं। 10-20% रूल। हाँ, कि आपके जितने भी आइडियाज होते हैं या प्रोडक्ट्स या कंटेंट, उनमें से सिर्फ 10 या 20% ही असल में बड़ी कामयाबी पाते हैं। बस इतने कम? हाँ, लेकिन वही कामयाब चीजें पूरे बिजनेस को खींच ले जाती हैं। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में होता है, कितने गाने बनते हैं, हिट तो कुछ ही होते हैं ना। सही बात है। या बेसबॉल में हर बॉल पर छक्का थोड़ी लगता है। तो वो रातों रात सक्सेस वाली उम्मीद पालना ठीक नहीं। और इसीलिए शायद वो टिके रहना, दृढ़ता, वो जरूरी है, जैसा टिम रिचर्ड कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि सवाल अगर का नहीं है, सवाल कब का है। अगर आप सही दिशा में लगे रहेंगे तो होगा जरूर। लोग अक्सर कम समय में बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, जैसे सोचते हैं 10 महीने में सब हो जाएगा, और लंबे समय जैसे 10 साल में क्या हो सकता है उसे कम आंकते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन सच यही है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कोशिश करते रहते हैं, मैदान छोड़ते नहीं। नेविल मेदोरा की कहानी भी तो यही है। उन्होंने हमेशा बस और ज्यादा और बड़ा के पीछे नहीं भागे। नहीं, उन्होंने अपनी खुशी के हिसाब से काम को ढाला, और वो कामयाब भी हैं, खुश भी। ये भी एक जरूरी सबक है। अभी तक हमने अपना बिजनेस शुरू करने या साइड हसल की बात की, लेकिन आजकल एक और तरीका बहुत पॉपुलर हो रहा है काम करने का, गिग इकोनॉमी। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, काफी अलग है। गिग इकोनॉमी, जैसा विकिपीडिया में बताया गया है, एक ऐसा लेबर मार्केट है जहां परमानेंट नौकरियों की जगह छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस काम ज्यादा होते हैं। मतलब फिक्स जॉब नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम। हाँ, काफी हद तक। इसमें कई तरह के लोग आते हैं। फ्रीलांसर हो गए, या वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, जैसे कैब ड्राइवर, डिलीवरी वाले, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, टेम्पररी स्टाफ, ये सब। हाँ, ये सब इसी में आते हैं। इसका बड़ा फायदा लोग बताते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी मर्जी से काम करने की आजादी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी तो हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बेनिफिट्स नहीं मिलते। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। जो फायदे परमानेंट जॉब में मिलते हैं, जैसे पेड लीव, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, वो सब गिग वर्कर्स को अक्सर नहीं मिलते। और उनका लीगल स्टेटस, वो एम्प्लॉय हैं या कॉन्ट्रैक्टर? यस, ये भी तो बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादातर कंपनियां उन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानती हैं। इससे वो लेबर लॉ के दायरे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वर्कर्स यूनियन और सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा मिले। हाँ, ताकि उन्हें कुछ बेसिक अधिकार और सुरक्षा मिल सके। कैलिफोर्निया का वो प्रॉप 22 वाला मामला काफी चर्चा में रहा था। हाँ, उसमें ऐप बेस्ड ड्राइवरों को कॉन्ट्रैक्टर ही माना गया, पर कुछ फायदे दिए गए थे, एक बीच का रास्ता। एग्जैक्टली। और भारत में क्या हाल है गिग इकोनॉमी का? यहाँ भी ये बढ़ रही है? बहुत तेजी से। नीति आयोग का एक अनुमान था कि 2020-21 में करीब 77 लाख गिग वर्कर थे भारत में। हाँ। 77 लाख। हाँ। और अनुमान है कि 2029-30 तक ये संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा इस इकोनॉमी में काम करता है। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी वही हैं। काम के घंटे फिक्स नहीं, कमाई ऊपर नीचे होती रहती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। गिग वर्कर्स की यूनियनें बन रही हैं,
राजस्थान जैसे कुछ राज्य उनके लिए सोशल सिक्योरिटी कानून भी ला रहे हैं, तो कोशिशें जारी हैं। WHO और ILO ने भी तो कहा है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और गिग इकोनॉमी इसमें एक फैक्टर हो सकती है। हाँ, ये एक ग्लोबल चिंता है। अमेरिका में भी लेबर डिपार्टमेंट इस पर सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर किसे माना जाए, किसे नहीं। नए नियम लाने पर विचार चल रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहला और जरूरी पॉइंट तो वही है, आइडिया को पहले वैलिडेट करो। नाउ, खुद पर यकीन, डर पर काबू और फेलियर से सीखना। तीसरा, अपनी बात कहना सीखो, प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना, खासकर कॉपीराइटिंग के जरिए। चौथा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे दोहराया जा सके, रेप्लिकेट किया जा सके। पांचवा, अकेले सब नहीं होगा, काम सौंपना, डेलीगेट करना सीखो, टीम बनाओ। छठा, डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, आय के कई सोर्स बनाओ। और आखिरी में शायद सबसे जरूरी, सब्र रखो और लगे रहो। ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। बिल्कुल सही, धैर्य और दृढ़ता। ये सारी बातें बहुत काम की हैं, किसी के लिए भी जो अपना रास्ता बनाना चाहता है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या सिर्फ पैसा कमाना या बिजनेस खड़ा करना ही काफी है? नेविल मैधोरा के उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने काम को इस तरह डिजाइन करें, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो या गिग वर्कर, कि वो न सिर्फ आपकी कमाई के लक्ष्यों को पूरा करे, बल्कि आपकी पर्सनल खुशी, आपकी वेलबीइंग से भी मेल खाए। हाँ, खासकर जब हम गिग इकोनॉमी जैसी चीजों की चुनौतियां देखते हैं। बिल्कुल। तो अपने काम और अपनी जिंदगी के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए फायदेमंद रही होगी। हेडलाइन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन विचारों पर जरूर सोचिए।